नमस्कार। किसान अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति से विवेकानंद मातने जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे कृषि में जो समाधान है, कृषि में जो क्राइसिस है, उसके समाधान के विषय में बात करेंगे। ऐसा है कि आज की परिस्थिति भी ठीक नहीं है। खेती किसानी पूरी बदहाली की अवस्था में है। किसान और मजदूर आर्थिक दृष्टि से बहुत बुरी हालत में जी रहा है और उसका समाधान करने की दृष्टि से हम सबको प्रयास करने चाहिए थे। सरकार को भी इसके लिए प्रयास करने चाहिए, लेकिन सरकार एक नई व्यवस्था बना रही है। उस नई व्यवस्था की एक तस्वीर को हम समझने की कोशिश करते हैं। सरकार क्या करने जा रही है कि इस देश में पूरी तरह से खेती कंपनियों के द्वारा करवाएगी। सभी प्रकार का उत्पादन कंपनियों का द्वारा करेगी। खेती में जो उत्पाद पैदा होगा वो उत्पाद और खेती के उत्पादन को जो प्रक्रिया की गई है उस प्रक्रिया किया गया उत्पाद वो दोनों वो घरेलू बाज़ार में और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचेगी। उस व्यवस्था बेचने के लिए उन्होंने सप्लाई चेन तैयार करके रखी है। उस सप्लाई चेन के द्वारा वो दुकानों पे पहुंचाएगी। दुकानों की व्यवस्था भी उन्होंने अपनी बना के रखी है, तो दुकान भी उन्हीं के होंगे। दुकानों के बाद वो बाकी चीज़ें भी अपनी तरह से तैयार करने के, मतलब यहाँ से खेती उत्पादन से लेकर जीवन के हर व्यवस्था में, बाज़ार में, वो सारी की सारी चीज़ें कंपनियों के द्वारा पैदा करना चाहती है। आज जो संकट है उस संकट में बढ़ोतरी होगी कि आज भी लोगों के पास रोज़गार नहीं है, आज भी खेती किसानी में किसान ठीक से नहीं जी रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था ने हमारी आने वाली स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश की जाने की जो प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए समाधान क्या है, ये प्रश्न जरूर उठता है। बार बार ये पूछा जाता है। सरकार ये कह रही है अभी कि भाई ये किसानों की हालत को सुधारने के लिए हम ये कर रहे हैं। उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो खेती किसानी से किसानों को हटाकर ये नया रास्ता अपनाया, जिस रास्ते से संकट और बढ़ेगा, चीज़ें और भयंकर होगी। हमें क्या करना चाहिए समाधान के रूप में? गांधी क्या होते तो क्या सोचते, इसके बारे में समझने की ज़रूरत है। हमारे लिए भी वही रास्ता है कि किसी भी परिवार को, अगर हम परिवार को एक इकाई मानते हैं, तो उस परिवार के पास आर्थिक आय की दृष्टि से एक ऐसी सुनिश्चित आय होनी चाहिए कि जिसमें वो अपना गरिमामय जीवन जी सकेगा। इसके लिए 2-3 रास्ते अपनाए जा सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी उत्पादक के लिए उसके फसल का सही मूल्य मिलना चाहिए, वो उसका अधिकार है। कोई भी, आप किसी उद्योग में जाते हैं, कोई उत्पादित वस्तु होती है, तो उसका सही मूल्य अगर नहीं मिले तो फिर वो चीज़ें उसके लिए नुकसानदेही हुई तो वो उद्योग नहीं चला सकता, उसको उद्योग ख़त्म करना पड़ेगा अपना। तो स्वाभाविक रूप में लगातार घाटे के बावजूद भी किसान खेती कर रहा है और खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है, तो वो किसान भी नहीं कर पाएगा। तो किसी भी उत्पादक को उत्पादन मूल्य देना, ये पहली चीज़ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी व्यक्ति को उसका उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। मैं अगर 8 घंटे दिन भर काम करूं, तो हम सरकारी नौकरियों में भी ये करते हैं, उसको एक मूल्य निर्धारित करते हैं, मजदूरी तय करते हैं, कारखानदारों में मजदूरी तय करते हैं। लेकिन खेती किसानी में इस तरह की कोई मजदूरी तय नहीं की जाती, और जो मजदूरी के चार्जेस दिए जाते हैं वो बहुत न्यूनतम दिए जाते हैं, जो एक्चुअल दिए जाते हैं उसी को पकड़ते हैं। उसके कारण हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आता है। तो उसको सही करना और सही करके उसका मूल्य सुधार करना, ये पहली चीज़ है, एक बात जिससे थोड़ी सी आय बढ़ेगी। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलने वाला। हमारे पास लगभग 84% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से नीचे की खेती है। तो केवल उत्पादन मूल्य सही देने से भी काम नहीं चलेगा, उसके लिए दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और वो दूसरी व्यवस्था है, वही व्यवस्था है जो गांधी जी ने कभी कही थी, जो ग्रामोद्योग की व्यवस्था है। कम से कम हमारे यहाँ कृषि पर आधारित जो उद्योग है वो उस तरह से गांव-गांव में निर्माण होने चाहिए, ग्रामोद्योग के द्वारा निर्माण होनी चाहिए, विकेंद्रित व्यवस्था में होने चाहिए। तो क्या होगा कि जो खेती के उत्पादन का वैल्यू एडिशन की दृष्टि से जो कीमत बढ़ेगी, उसका लाभ सीधे सीधे किसानों के पास जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो हमारे यहाँ पहले कानून था
लगभग 810 या 820 ऐसे वस्तुएं निर्धारित की थी सरकार ने, सूचीबद्ध की थी कि जिस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से की बड़ी कंपनी प्रवेश नहीं कर सकती, वो केवल ग्रामवासियों के लिए, गाँवों के लिए और ग्रामोद्योग के लिए ही थी, कुटीरोद्योग के लिए थी। उस कानून को धीरे धीरे हटाया गया और आज ऐसा कोई भी संरक्षण उनको नहीं दिया जाता। तो पहली बात तो यह है कि सरकार द्वारा ऐसा कानून फिर से स्थापित किया जाए जिसमें ग्रामोद्योग और कृषि उद्योग के द्वारा जो उद्योग किए जा सकते हैं उसको संरक्षण देना। तब क्या होगा, तब कंपटीशन से कंपनियां हट जाएगी और हमारे यहाँ की जो ग्रामीण प्रतिभा है वो उस काम में लग जाएगी। तो हम फिर से गांव खड़ा कर पाएंगे ग्रामोद्योग के द्वारा। इससे दो लाभ होंगे। इससे जिस किसान के पास कम भूमि का क्षेत्र होने के कारण एक आमदनी की मर्यादा आती है, उसमें वैल्यू एडिशन की कीमत उसके पास पहुंचने से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो आज गाँवों से शहरों की तरफ पूरी लूट चली जाती है, वो लूट फिर वापस हो जाएगी। फिर लूट वो शहरों से गाँवों की तरफ आएगी तो गाँव समृद्ध हो गए। तो एक दूसरा चक्र, उल्टा चक्र या सही चक्र हम चलाएंगे, जो उल्टा चल चुका है उसको गाँवों को समृद्ध कैसे बनाएंगे, किसानों को कैसे बनाएंगे। तो हमारे यहाँ ग्रामोद्योग की एक दूसरी व्यवस्था हमको बनानी पड़ेगी। लेकिन संकट इससे भी समाधान होने वाला नहीं है। समाधान के लिए आपको और भी रास्ते अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि खेती किसानी का संबंध नेचुरल रिसोर्सेज भी है। इस देश में पानी है, खनिज है, जंगल है, ये सब किसके हैं? इस पर तो समाज की मालकियत है। तो इस समाज के मालकियत का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो आज की व्यवस्था में जो सारा लाभ बड़ी बड़ी कंपनियां ले जा रही है, मान लीजिए कि कोई खदान है तो खदान का सारा कोयला का लाभ कोई कंपनी ले जा रही है। कोई बड़ा बांध है तो बांध के लिए उद्योगों को कम पैसे में पानी देकर आप उसको कर रहे हैं। ऊर्जा में सब्सिडी की बात आप करते हैं, लेकिन वो भी लाभ ऊर्जा कंपनियों को ही हो रहा है। तो इस तरह के आज के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो चीज़ें उत्पादित हो रही है उसका सारा लाभ कंपनियों को मिल रहा है। हमारा कहना ये है कि प्राकृतिक संसाधनों पर भी समाज का अधिकार है। तो कंपनियों को आप प्रबंधन के लिए कुछ पैसा दीजिए, क्योंकि वो प्रबंधन करेंगे, कंपनी में उत्पादन करेंगे तो उसकी राशि उसको दीजिए। लेकिन उसका जो मालिक है उसका लाभ तो मालिक को मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज के अपरिहार्य दोहन से, मतलब हम नहीं चाहते कि उसका दोहन हो या चाहते कम से कम हो, लेकिन जितना भी दोहन होता है उस दोहन से जितना लाभ मिलेगा उस लाभ में इस देश का किसान भी बराबरी का भागीदार है, नागरिक भी बराबरी का भागीदार है। तो तीसरा रास्ता है हमारे पास आय बढ़ाने का, वो है कि नेचुरल रिसोर्स में भागीदारी देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से मैं 1 मिनट आपको रुकना चाहूँगा। जो आपने बताया जो नेचुरल रिसोर्सेज, हमने देखा कि चिपको आंदोलन हुआ और झारखंड में भी देखा कि जंगल बचाओ आंदोलन, और भारत में बहुत जगह हुआ। तो भी हमारी एक बात चल रही थी कि पलामू एक बिहार में, झारखंड में एक ज़िला है मगध एरिया में, उसमें मतलब बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। और एक ज़माने में बताया जाता है कि 200 साल पहले तक भी जो है आम लोगों की सारी ज़रूरत जो है वही पेड़ पूरा कर देते थे। उसमें लाह का पेड़ होता है, उसके बाद जड़ी बूटी, दुनिया भर के पेड़ होते हैं। आज की स्थिति है सारे पेड़ काट दिए गए, मैक्सिमम पेड़, और बाकी को टाइगर रिजर्व बना दिया गया जिसमें किसान तो कुछ कर ही नहीं सकता। और अब क्या है, पहाड़ भी तोड़ रहे हैं सरकार। तो भारत में जो किसान जो है वो उसके पास 2 ही संसाधन थे, एक तो अपने कृषि थी और दूसरा वन संपदा थी। तो वन संपदा को औने पौने दाम पे बेच दिया। और एक और बात आ रही है कि वैसी लकड़ी लगाती है गवर्नमेंट जिससे कि आम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ऐसा क्या व्यवस्था की जाए कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर कि वन संपदा और खनिज दोनों ही में क्षेत्रों में बहुत भयंकर लूट है। और बोला जाता है कि भारत में जैसे एक झारखंड राज्य है जिसमें 20,000 करोड़ रुपया का वो हर साल खनिज जो है वहाँ से निकलता है और सरकार को 2,000 करोड़ मिलता है मात्र उसका रेवेन्यू, और कंपनियां उससे 2 से 3 4 लाख करोड़ रुपए का माल बनाती है। तो जो हमारे यहाँ से लिया हुआ माल जो, और उसी तरह वन संपदा का भी वही हाल है, उसका मतलब कि सरकार को रेवेन्यू 1 से 2% मिलता है, बाकी सारी लूट है। तो ऐसी स्थिति में, और फिर सरकार में भी भ्रष्टाचार, तो वहाँ आम आदमी तक वो बिल्कुल पहुँच ही नहीं रहा। 0.1 या 1%, 0.12% ही पहुँच रहा है। तो ऐसी स्थिति में मतलब इस भयंकर शोषण की स्थिति में जो है किसान, मजदूर, आम नागरिक कहाँ जाए?
नहीं, मैं वही आपको कह रहा था कि नेचुरल रिसोर्सेज से जितना भी लाभ आज हो रहा है उसका दोहन करके वो सारा कंपनियों के पास जा रहा है। तो ये लाभ इतना ज़्यादा है, इसीलिए कंपनियां भी अधिकाधिक दोहन करना चाहती है। तो यहाँ पहले एक बात हम कर ले, वो बहुत ज़रूरी है कि हम तो पर्यावरण का भी संरक्षण चाहते हैं, क्योंकि पर्यावरण के संरक्षण से ही मनुष्य जीवन भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे कई सारे परिस्थिति पैदा हो रही है जो पूरे सृष्टि को नष्ट कर सकती है। तो उससे बचना चाहिए, इसीलिए हमको ये दोहन से, अतिशोषण से बचना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। लेकिन कम से कम तो ज़रूरत पड़ेगी ऐसा मानते हैं, तो फिर क्या व्यवस्था हो हमारे बीच में। तो हमारी ये मान्यता है कि नेचुरल रिसोर्सेस पर सभी समाज का अधिकार है, और उसका अगर दोहन के लिए ज़रूरत पड़ती है तो उस दोहन में जो उपलब्ध संपत्ति होगी उसमें सभी की हिस्सेदारी होगी। तो वो हिस्सेदारी की दृष्टि से कंपनियों को, कंपनी का काम क्या है, कंपनी प्रबंधन करती है। उत्पादन में श्रम तो लोगों के लगते हैं, श्रमिकों के लगते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज पर अधिकार समाज का है। तो समाज के अधिकार के नेचुरल रिसोर्सेज निकाल कर उसमें गरीबों के श्रम का इस्तेमाल करके जो संपत्ति केवल प्रबंधकों को जाती है उसको हम प्रबंधन के लिए उसकी कुछ रकम दे सकते हैं, लेकिन बाकी संपत्ति उन श्रमिकों के पास जाएगी और उन समाज के पास जाएगी जो नेचुरल रिसोर्सेज का सजा मालिक है, जो कम से कम आवश्यकता में आज जी रहा आज की परिस्थिति में, उनको मिलनी चाहिए। तो ये व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसके लिए हमने कई सालों से प्रयास किए, झारखंड में प्रयास किए, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में भी प्रयास किए, और छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में इसका जन जागरण का कार्यक्रम किया था। तो ये सारी बातें हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के स्तर पर आपको बताऊं, बिजली का उत्पादन करते हैं, बिजली के लिए कोयला लगता है, बिजली के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब ये पानी और कोयला दोनों सस्ते में उद्योगों को दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि इनको सब्सिडी दी जाती है, इसके कारण बिजली की कीमत सस्ती रहती है। लेकिन मुझे बताइए कि जो बिजली उत्पादित होगी वो मान लीजिए 3 रुपये की सब्सिडी बिजली पर मिल रही है, लेकिन मेरे घर में तो मैं 1 यूनिट बिजली चलाता हूँ, तो मुझे कितना लाभ हुआ? 3 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन जो व्यक्ति 1000 यूनिट बिजली जलाता है उसको कितना लाभ हुआ? 3000 रुपये का हुआ। तो आप जो सब्सिडी की व्यवस्था आपने इस तरह से बनाई कि आप उसके भी विषमता के आधार पर पूरी चीज़ें हो रही ना। तो ये व्यवस्था बनाई इस तरह से है, ये गुथी हुई है, एक शोषणकारी व्यवस्था आपने कुचक्र बना के रखा है। इसको तोड़ने की जरूरत है, और इसको तोड़ने के लिए हमारा नारा होगा कि नैसर्गिक संपदा पर समाज का अधिकार है, उसके लाभ में भी हिस्सेदारी हमारी है और हमको मिलना चाहिए। इससे मैं पहली बात पर आता हूँ, हमारी मांग क्या है। देखिए, कृष्ण ने जब कौरवों के सामने मांग रखी थी कि भाई पांडवों को आधा राज दीजिए, उन्होंने कहा कि पांडवों का राज्य मिलना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं देंगे। तो कहा कि आधा राज्य दीजिए, बोले आधा भी नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि 5 गांव दीजिए, तो बोले 5 गांव क्या, सुई के नोक पर आएगी, इतनी जमीन में नहीं देना चाहते। तो क्या कहेंगे। उसने आखिर युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, और सभी कौरवों का नाश हुआ। इसी तरह से आज जो दबा कुचला किसान है वो कह रहा है, क्या कह रहा है, न्यूनतम तो दीजिए, कम से कम हमारा लगा उतना खर्चा तो दीजिए, 2 वक्त की रोटी तो दीजिए। ये कहते हैं कि रोटी वोटी कुछ नहीं, आपके कारण तो आपका बोझ पड़ रहा है हमको, आपको ही हटा देते हैं, आपको मिटा देते हैं, आप मर जाइए। हम सारी व्यवस्था कंपनियों को बना दी। तो आक्रोश तो पैदा होगा, और जब आक्रोश पैदा होगा तो फिर से महाभारत होगा। ये महाभारत आर्थिक रणभूमि में लड़ा जाएगा, आर्थिक समानता के लिए लड़ा जाएगा, और ये आक्रोश पैदा हो रहा है इस देश में। हम ये मानते हैं कि किसानों को उसके उत्पादन का सही मूल्य मिलना चाहिए, मजदूरों को उसका सही श्रम मूल्य मिलना चाहिए, और नैसर्गिक साधन संपत्ति में जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसको पूरे समाज में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, वो भी न्यूनतम चाहिए। हमें आपके अमीरी से कोई लेना देना नहीं। हम नहीं चाहते अमीरी अच्छी व्यवस्था है, अमीरों में जी नहीं सकते। हमारा पेट भरने लायक व्यवस्था हमें चाहिए, सम्मानपूर्वक गरिमामय हम जीवन जी सके। इतनी व्यवस्था अगर हम मिल जाए तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप उसको भी नकारोगे तो हम खिलाफ लड़ेंगे और व्यवस्था को बदल के रहेंगे। और ये पूंजीपतियों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये व्यवस्था हम ऐसी अन्यायकारक चलने नहीं देंगे। आज जो किसान आंदोलन के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है वो इसका संकेत दे रही है। ये संकेत अगर ये लोग नहीं समझते तो बड़े बदलाव के लिए
उनको बड़े आंदोलन के लिए उनको तैयार होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। बस मुझे लगता है कि ग्रामोद्योग की भूमिका बहुत बड़ी है, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बड़े बड़े कंपनियों को हमारे ग्रामोद्योग में जो कम से कम टेक्नोलॉजी में, कम पूंजी में तैयार होने वाली वस्तु है, उसमें किसी बड़े कंपनी को प्रवेश देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे युवाओं को उसमें प्रशिक्षित करना चाहिए। उनके लिए एक नई कोऑपरेटिव और प्रोड्यूसर कंपनी मिलाकर एक नई कंपनी की व्यवस्था बनानी चाहिए। उस व्यवस्था के दौरान उत्पादित माल कैसे चेन में, सप्लाई चेन में उनकी व्यवस्था बिकने की कैसे होगी, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और वो व्यवस्था इस तरह से बने तो किसानों के साथ साथ इस देश में जो उद्योग कुशल युवा है, जो या फिर व्यापार मनोवृत्ति के युवा है, उनकी भी व्यवस्था इसमें हो सकेगी। मैं बस अंतिम बिंदु ये कहता हूँ कि हमारे बीच में एक संघर्ष है आज, किसान मजदूर और उसके बीच और उद्योग और व्यापारियों के बीच। हम हमेशा मानते हैं कि उद्योगपति और व्यापारी हमको लूटते आए हैं और किसान मजदूरों को हमेशा शोषण करते आए। इसी के कारण आज की व्यवस्था बनी है। इसमें सच्चाई है, इसको बदलने की ज़रूरत है। लेकिन इसको बदलने का मतलब ये नहीं है कि आज का किसान मजदूर कोई व्यापारी और उद्योगों को मारना ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था बनी रहे, लेकिन उसमें शोषण का जो हिस्सा है वो ठीक किया जाए, मतलब न्यायपूर्ण व्यवस्था जो है वो बनी है। इसीलिए, लेकिन व्यापारी भी तो हमारे देश का हिस्सा है, उनको भी सोचना चाहिए। उद्योजक जो है छोटे छोटे, वो भी तो हमारे देश का हिस्सा है। तो हमारे देश में किसानों को न्याय मिलना चाहिए, मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए, छोटे व्यापारी और उद्योजक है उनको भी न्याय मिलना चाहिए। उनको सबसे सम्मानपूर्वक जीवन मिलेगा, ऐसी व्यवस्था हम बना सकते हैं। इसकी जगह आप जो व्यवस्था ला रहे हैं उसमें किसान मजदूर ही नहीं मरेगा, इसमें छोटा व्यापारी भी मरेगा और छोटा उद्योजक भी खत्म किया जाएगा। देश में आज 25 करोड़ परिवार है, उसमें से 16 करोड़ के आसपास परिवार खेती और किसानी पर है। 5 करोड़ के आसपास परिवार जो है वो व्यापार और उद्योग में लगे हुए हैं, है ना। बाकी 3 करोड़ के आसपास लगभग नौकरियों में है ना। तो आप नौकरियों को तो आपने सुरक्षित कर लिया एक प्रकार से, किसानों की हालत आपने बेकार कर दी है। आप उस 4.5-5 करोड़ जो बीच वाला वर्ग है, जो उद्योग और व्यापार में लगा हुआ है, उसको भी आप खत्म करना चाहते हैं। तो आप ऐसे अंतर्विरोधी व्यवस्था जो पैदा करेंगे तो असंतोष बहुत बढ़ेगा। किसानों के साथ साथ अभी आने वाले दिनों में छोटा उद्योजक, लघु उद्योजक और छोटा व्यापारी भी रास्ते पर आने वाला है मजबूरी से। बस वो एक्चुअली रास्ते पर उतर गया है, मतलब वो उसके हाल बेकार है, लेकिन वो किसानों जैसी हिम्मत नहीं कर पाया। किसान तो जंगल में काम करता है, खेती में काम करता है, हमेशा विपरीत परिस्थिति में जी रहा है, इसके लिए उसका आत्मबल कायम है। व्यापारियों ने अपना आत्मबल गंवा चुके हैं, वो उस पर अन्याय होने के बावजूद भी आवाज़ उठाने की ताकत नहीं कर रहा। लेकिन किसानों के इस आंदोलन ने उस व्यापारियों और लघु उद्योजकों के बीच भी एक ताकत पैदा कर दी, आत्मशक्ति पैदा कर दी, और वो भी आज इस किसानों के साथ उठकर खड़ा होगा। तो सरकार नहीं, कारपोरेट कंपनियां ये यहाँ रह नहीं पाएगी। और कारपोरेट कंपनियों को समझना चाहिए कि जब अंग्रेज़ों ने राज किया तब अंग्रेज़ इंग्लैंड में रहा करते थे, लेकिन इनकी सारी संपत्ति देश में है, जगह जगह पर फैली हुई है, वो देश से बाहर नहीं ले जा सकते उनके स्ट्रक्चर। और जब वो किसानों पर अन्याय करेंगे और लोगों पर अन्याय करेंगे तो इस देश के किसान उनको उनकी पूरे संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं आने वाले समय में। वो इशारों को समझे और उसको अपनी नीतियों को बदले, ताकि किसान और बाकी लोग भी खुश से रह सके और उनको भी अपने काम व्यवस्था करने तो कर सके। ऐसा नहीं करेंगे तो ये देश, मुझे डर है कभी कभी कि गांधी विचार बहुत प्रभावी है, इसीलिए आज शांति का विचार, हम अहिंसा का विचार करते हैं, उसी के लिए रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन ये लोग अगर नहीं माने तो एक प्रवाह ऐसा भी है जो प्रतिकार जो है वो सशस्त्र प्रतिकार की या बात करती है, उसको अगर रोकना होगा, हमें गांधीयन रास्ता अगर अपनाना होगा तो उन उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के पास भी एक ही रास्ता है, वो भी जो गांधी जी ने बताया था कि आपके पास जो संपत्ति है उसके आप मालिक नहीं है, आप ट्रस्टी है, आप विश्वस्त है, आपके पास संपत्ति की धरोहर किसी और ने रखी है, किसानों के मेहनत से आती है, वो मेहनत का हिस्सा आप उनके पास बंटवारा कर दीजिए, खुद भी खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। ऐसी व्यवस्था जब हम बना पाएंगे तो शायद हम एक नई व्यवस्था का चित्रण कर सकते हैं। और ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए अभी इस देश में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं जगह जगह पर। मुझे आशा है कि आज की सरकार भले ना सुने, लेकिन देश में वो परिस्थिति पैदा हो रही है कि सरकारों को ये मजबूर कर देगी।
धन्यवाद। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और ग्राम उद्योग पर और गांधी जी के विचारों से भी लोगों को अवगत करवाया। धन्यवाद आपको। नमस्कार।